नमस्ते। हमारे आसपास जो कुछ भी है वो आखिर बना किस चीज से है? ये सवाल हमें ले जाता है पदार्थ के सबसे छोटे हिस्से तक, यानी परमाणु, या जिसे हम एटम कहते हैं। आज हम एक जासूस की तरह इसी एटम के अंदर छिपे राज का पता लगाएंगे। ये एक ऐसी कमाल की कहानी है जिसमें हर खोज ने हमारी दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। तो कहानी की शुरुआत होती है इसी एक बड़े सवाल से। सदियों से यही माना जाता था कि एटम को और छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता, कि वो अविभाज्य है। पर क्या ये सच था, या फिर इसके अंदर एक पूरी की पूरी नई दुनिया ही छिपी हुई थी? चलिए एक एक करके सुरागों को जोड़ना शुरू करते हैं। इस जासूसी कहानी में हम इन पड़ावों से होकर गुजरेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि कैसे डाल्टन की थ्योरी को चैलेंज किया गया, फिर एटम के शुरुआती मॉडल्स कैसे बने, और आखिर में हम समझेंगे कि एक एटम की असली पहचान क्या होती है। तो ये है हमारी कहानी का पहला चैप्टर। ये वो दौर था जब डाल्टन के अविभाज्य परमाणु वाले आइडिया पर सवाल उठने लगे थे। साइंटिस्ट को कुछ ऐसे क्लूज मिले जिनसे ये साफ हो रहा था कि एटम के अंदर भी कुछ है। तो डाल्टन का सिद्धांत आखिर गलत कैसे साबित हुआ? हुआ ये कि साइंटिस्ट ने पता लगाया कि एटम के अंदर भी छोटे छोटे कण होते हैं जिन पर एक तरह का चार्ज होता है। गोल्डस्टीन ने कैनाल रेस की खोज की जिन पर पॉजिटिव चार्ज था, और इन्हीं को बाद में प्रोटॉन कहा गया। दूसरी तरफ जे थॉम्सन ने नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स को खोज निकाला। इन दो खोजों ने ये साबित कर दिया कि एटम के अंदर भी कुछ है, यानी वो अविभाज्य नहीं है। ठीक है, तो अब ये तो पता चल गया कि एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हैं। पर अगला बड़ा सवाल ये था कि ये उसके अंदर रहते कैसे हैं? क्या वो यूं ही बिखरे पड़े हैं? इसी सवाल ने साइंटिस्ट को एटम के पहले नक्शे या मॉडल बनाने के लिए इंस्पायर किया। और इस सवाल का जवाब देने की पहली कोशिश की जे थॉम्सन ने। उन्होंने एक बड़ा ही दिलचस्प मॉडल दिया है जिसे तरबूज मॉडल भी कहते हैं। जरा सोचिए, उन्होंने कल्पना की कि एटम एक तरबूज की तरह है, जिसमें जो लाल वाला हिस्सा है वो पॉजिटिव चार्ज का गोला है, और उसमें काले बीज की तरह नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं। ये एक सिंपल आइडिया था, पर एटम के स्ट्रक्चर को समझने की दिशा में पहला बड़ा कदम था। थॉम्सन के मॉडल ने ये तो समझा दिया कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है, क्योंकि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर थे। ये एक अच्छी शुरुआत थी, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि एक और शानदार एक्सपेरिमेंट ने इस मॉडल को सीधी चुनौती दे डाली। अब कहानी में एंट्री होती है अर्नेस्ट रदरफोर्ड की और उनके ऐतिहासिक गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट की। उनका सेटअप बड़ा ही क्लेवर था। उन्होंने तेजी से चलने वाले पॉजिटिव चार्ज वाले अल्फा पार्टिकल्स को सोने की एक बहुत ही पतली, लगभग 1000 एटम जितनी मोटी फॉइल पर फायर किया। वो बस ये देखना चाहते थे कि ये पार्टिकल्स फॉइल से टकराने के बाद जाते कहाँ हैं। अब देखिए, अगर थॉम्सन का तरबूज मॉडल सही होता तो उम्मीद यही थी कि सारे के सारे अल्फा पार्टिकल्स फॉइल से सीधे निकल जाएंगे। लेकिन जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। ज्यादातर पार्टिकल्स तो सच में सीधे निकल गए, कुछ अपने रास्ते से थोड़ा सा मुड़ गए, पर सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि करीब 12,000 में से एक पार्टिकल 180 डिग्रीज पर उछलकर सीधा वापस आ गया, जैसे किसी दीवार से टकराकर लौटा हो। ये रिजल्ट इतना शॉकिंग था कि खुद रदरफोर्ड ने कहा कि ये अविश्वसनीय था। उनके इन शब्दों से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी खोज थी। ये इस बात का पक्का सबूत था कि एटम के बारे में हमारी समझ अभी तक अधूरी थी, या शायद गलत थी। इन हैरान करने वाले नतीजों से रदरफोर्ड ने एटम की एक नई तस्वीर बनाई। पहला क्लू, ज्यादातर पार्टिकल सीधे निकल गए, इसका मतलब एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली है। दूसरा क्लू, कुछ पार्टिकल्स वापस उछले, इसका मतलब एटम के सेंटर में कोई बहुत छोटी, ठोस और पॉजिटिव चार्ज वाली चीज है। उन्होंने इसे नाम दिया नाभिक, यानी न्यूक्लियस। और तीसरा, इलेक्ट्रॉन इसी न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्लैनेट्स सूरज के चारों ओर घूमते हैं। रदरफोर्ड ने हमें एटम का न्यूक्लियर मॉडल तो दे दिया, पर इसमें एक बहुत बड़ी गड़बड़ थी। देखिए, फिजिक्स के नियम कहते हैं कि अगर कोई चार्ज्ड पार्टिकल गोल गोल घूमेगा तो वो एनर्जी छोड़ेगा, यानी उसकी एनर्जी कम होती जाएगी। इस हिसाब से तो इलेक्ट्रॉन को घूमते घूमते एनर्जी खोकर न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, पर ऐसा होता तो कोई भी चीज स्टेबल नहीं रहती। हम जानते हैं कि एटम स्टेबल होते हैं, तो सवाल था क्यों? और इस बड़ी पहेली को सुलझाने का क्रेडिट जाता है नील्स बोर को।
उन्होंने रदरफोर्ड के मॉडल की सबसे बड़ी कमी को दूर किया और दुनिया के सामने एक स्टेबल एटम का मॉडल रखा। तो बोर का सॉल्यूशन क्या था? उन्होंने एक क्रांतिकारी आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी आवारा नहीं घूम सकते, बल्कि उनकी अपनी फिक्स्ड गलियां या ऑर्बिट्स होती हैं, जिन्हें एनर्जी लेवल या शेल कहते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, जब तक इलेक्ट्रॉन अपनी फिक्स्ड गली में है, वो कोई एनर्जी नहीं खोता और स्टेबल बना रहता है। इन्हीं ऑर्बिट्स को KLMN जैसे नाम दिए गए और इसी एक आइडिया ने एटम को गिरने से बचा लिया। तो अब हमारे पास न्यूक्लियस में प्रोटॉन और बाहर चक्कर लगाते इलेक्ट्रॉन थे। लेकिन एक पहेली अभी भी बाकी थी। 1932 में जे चैडविक ने इस पहेली का आखिरी टुकड़ा भी ढूंढ निकाला। ये एक ऐसा पार्टिकल था जो न्यूक्लियस के अंदर ही था, जिसका वजन प्रोटॉन के लगभग बराबर था, पर उस पर कोई चार्ज नहीं था। वो न्यूट्रल था, इसीलिए उसे न्यूट्रॉन नाम दिया गया। अब जाकर एटम की पूरी टीम तैयार हो गई, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो अब हम जानते हैं कि एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं और इलेक्ट्रॉन खास शेल्स में रहते हैं। पर अगला सवाल ये है कि इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन भरे कैसे जाते हैं? क्या इसका कोई नियम है? बिल्कुल है। चलिए इसी नियम को समझते हैं। इसके लिए एक बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है 2n², जहां n शेल का नंबर है। चलिए इसे यूज करके देखते हैं। पहले शेल के शेल के लिए n = 1 है, तो फॉर्मूले के हिसाब से 2 गुणा 1 का स्क्वायर हुआ 2, यानी के शेल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। दूसरे शेल L शेल के लिए n = 2 है, तो 2 गुणा 2 का स्क्वायर हुआ 8। इसी तरह M शेल में 18 और N शेल में 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स का ये अरेंजमेंट सिर्फ एटम के अंदर की बात नहीं है। यही चीज ये भी तय करती है कि एक एटम दूसरे एटम से कैसे जुड़ेगा, कैसे रिएक्ट करेगा। और यहीं से कॉन्सेप्ट आता है संयोजकता, यानी वैलेंसी का। ये हमें बताता है कि एटम्स आपस में मिलकर मॉलिक्यूल्स क्यों बनाते हैं। इसे ऐसे समझिए, हर एटम स्टेबल होना चाहता है और स्थिरता मिलती है जब उसका सबसे बाहरी शेल पूरी तरह से भर जाए, जिसे हम कहते हैं ऑक्टेट पूरा करना, यानी बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना। तो इस गोल को अचीव करने के लिए एक एटम जितने इलेक्ट्रॉन लेता है, देता है या शेयर करता है, वही नंबर उसकी वैलेंसी या कंबाइनिंग पावर कहलाता है। हमने एटम के अंदर के पार्टिकल्स और उनके बिहेवियर को समझ लिया। अब हम उन नंबर्स को समझेंगे जो हर एटम को उसकी अपनी खास पहचान, उसका आईडी कार्ड देते हैं। हर एटम का जो असली आईडी नंबर है वो है उसकी परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर, जिसे हम Z से दिखाते हैं। ये बस न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की संख्या है। अगर 6 प्रोटॉन हैं तो वो हमेशा कार्बन होगा, 8 हैं तो हमेशा ऑक्सीजन। वहीं द्रव्यमान संख्या या मास नंबर A एटम का टोटल वजन है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़कर बनता है। अब यहाँ 2 बड़े ही दिलचस्प केसेस हैं। पहला है समस्थानिक, यानी आइसोटोप्स। ये एक ही एलिमेंट के ऐसे भाई बहन हैं जिनकी पहचान यानी एटॉमिक नंबर Z तो सेम है, पर उनमें न्यूट्रॉन अलग-अलग होने से उनका वजन यानी मास नंबर A अलग हो जाता है। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। दूसरी तरफ है समभारिक, यानी आइसोबार्स। ये अलग-अलग एलिमेंट्स के एटम हैं जिनका वजन A तो एक जैसा है, पर उनकी पहचान यानी एटॉमिक नंबर Z अलग-अलग है, जैसे कैल्शियम और आर्गन। और ये सारी जानकारी सिर्फ किताबी नहीं है, इसके रियल वर्ल्ड में बहुत ज़रूरी इस्तेमाल हैं। जैसे यूरेनियम का एक आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर्स में फ्यूल की तरह यूज़ होता है। कोबाल्ट का एक आइसोटोप कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आता है और आयोडीन का एक आइसोटोप गोइटा के इलाज में मदद करता है। तो हमने डाल्टन के अविभाज्य परमाणु से लेकर बोर के स्टेबल मॉडल तक का सफ़र तय किया और देखा कि एक एटम कैसे बनता है। पर यह कहानी का अंत नहीं है। एक आखिरी सवाल दिमाग में आता है। हमने एटम की बनावट तो समझ ली, पर जब इसे तोड़ने की कोशिश की जाती है तब क्या होता है? ये सवाल हमें साइंस के एक और भी गहरे और रोमांचक चैप्टर की ओर ले जाता है।